प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता ग्रामश्री। इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। ग्रामश्री का अर्थ होता है गांव की शोभा। ग्राम यानी गांव, श्री यानी शोभा, सुंदरता। गांव की सुंदरता या गांव की शोभा। यहाँ कवि पंत जी ने गांव की सुंदरता का वर्णन किया है। पंत जी के विषय में बतला दूं कि एक सुप्रसिद्ध छायावादी कवि हैं और इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। यानी प्रकृति की सुंदरता का जितना मनोहारी वर्णन, विविधतापूर्ण वर्णन पंत जी ने किया है, वैसा और किसी कवि ने नहीं किया। पंत जी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था, इसलिए प्रकृति का सानिध्य इन्हें प्राप्त हुआ। प्रकृति का मनोहारी चित्रण इनकी रचनाओं में हम देखते हैं। प्रस्तुत कविता ग्रामश्री में कवि ने गांव की सुंदरता का वर्णन किया है। आप लोगों में से अधिकांश लोग किसी न किसी गांव में अवश्य गए होंगे। जो गांव में रहते हैं उन्हें गांव की सुंदरता का भान है, वे गांव की सुंदरता को जानते हैं। और जो शहर में रहते हैं वे भी कभी न कभी किसी न किसी गांव के आसपास से गुजरे होंगे। तो आपने देखा होगा कि गांव के चारों तरफ खेत होते हैं और उनमें फसलें लहलहाती होती हैं। फसलें भी विविध प्रकार की होती हैं, फल मूल से लेकर विभिन्न पेड़ों में लगने वाले विविध पूर्ण के फल तक। क्यारियों में लगने वाली फसलें, खेतों में लगने वाली फसलें, फसलों में कई प्रकार की बेलें, उन बेलों में लगने वाले फल, ये सब गांव की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। गांव में विविध प्रकार के पेड़ होते हैं, उन पेड़ों में अनेक प्रकार के फल लगते हैं। उन फल की सुंदरता भी मनोहारी होती है। इस तरह से कवि ने गांव की सुंदरता का वर्णन किया है। और कवि ने जिस गांव की सुंदरता का वर्णन किया है, हम कह सकते हैं कि यह गांव पूरे भारत में है। भारत के किसी भी क्षेत्र में हम चले जाएं, वहां ऐसे ही गांव देखने को मिलेंगे जिस गांव का वर्णन पंत जी ने किया है। वैसे ही फसलें, वैसे ही पेड़, वैसे ही बेलें, वैसे ही गांव की सुंदरता। यहां पंत जी ने गंगा के किनारे की सुंदरता का वर्णन किया है। गंगा के किनारे रेत और रेत की सुंदरता, उसकी चमक, और रेत के किनारे लगने वाली तरबूजों की फसलें, गंगा में विहार करते हुए पक्षी दल और उनकी गतिविधियां, इन सब का पंत जी ने मार्मिक चित्रण किया है, जो हमें भाव विभोर कर देता है। अब हम कविता ग्रामश्री की व्याख्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बतला दूं कि इस कविता को पंत जी ने शुद्ध खड़ी बोली में लिखा है और यह तुकांत छंद है। इसमें अनुप्रास, उपमा का सुंदर प्रयोग किया गया है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। आप किसी खेत में चले जाएं, वहां फसलें लगी होती हैं। उन फसलों को आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सूर्य की किरणें उन फसलों पर पड़ रही हैं और चांदी की जाली सी बिछ गई है। यानी फसलों के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे चांदी की जाली बिछी हुई हो। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। खेतों में दूर तलक, तलक यानी तक, दूर तक मखमल सी कोमल हरियाली फैली हुई है। लिपटी जिससे रवि की किरणें, जिससे
सूर्य की किरणें लिपटी हुई हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे चांदी की सी उजली जाली, जैसे चांदी की जाली बिछा दी गई हो। यहाँ चांदी की सी उजली जाली यहाँ उपमा अलंकार है। और फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली में अनुप्रास अलंकार है। तिनकों के हरे हरे तन पर, तिनकों के हरे हरे तन पर, जो तिनके हैं उनके तने हरे हैं, हरे रंग के हैं तिनके, तो तने हरे रंग के हैं। हिल हरित रुधिर है रहा झलक, हरित मतलब हरा, रुधिर मतलब खून। ये जो तिनके हैं उनके अंदर में हरे रंग का खून है, इसीलिए तो वे हरे दिख रहे हैं। तो वे हरे खून झलक रहे हैं, झिलमिला रहे हैं। यहां हरे हरे में पुनरुक्ति अनुप्रास अलंकार है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभका चिर निर्मल नील फलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ, यहां भूतल यानी धरती कैसी दिख रही है, श्यामल है। और इस श्यामल भूतल पर, धरती के ऊपर आकाश किस तरह झुका हुआ है, एक पर्दे के समान झुका हुआ है। नील फलक, फलक यानी पर्दे के समान झुका हुआ है। और ये पर्दा कैसा है, तो नीले रंग का है, क्योंकि आसमान नीले रंग का है। धरती हरे रंग की है, उसके ऊपर नीले रंग का आसमान एक पर्दे की तरफ फैला हुआ है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं में बाली, और वसुधा यानी धरती रोमांचित हो गई है। क्यों रोमांचित हो गई है, क्योंकि जौ और गेहूं में बालियां आ गई हैं। अरहर सनई की सोने की किंकिणियां हैं शोभाशाली, अरहर और सनई ये पौधे हैं, फसल हैं, इनमें सोने की तरह बाली ये फूल उनमें आ गए हैं। तो कभी इनके फूल को सोने की तरह खिले इनके फूल को किंकिणियां मानता है, किंकिणियां यानी करधनी मान रहा है। यानी अरहर और सनई में सोने के फूल खिल गए हैं। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, और सरसों, पीली सरसों खिल गई है, फूल गई है। इससे चारों तरफ तैलाक्त यानी तैलीय गंध फैल गई है। क्योंकि सरसों आप लोग भी देखे होंगे, जहां सरसों के खेत होते हैं वहां सरसों की गंध फैली होती है। और सरसों क्या है, वह तिलहन है। तिलहन किसे कहते हैं, जिस फसल से तेल निकाला जाता है, जिन फसलों से तेल निकालते हैं उन्हें तिलहन कहते हैं। जैसे कि सरसों है, और जिनसे दाल निकालते हैं, जिनसे दाल बनाया जाता है उसे दलहन कहते हैं। जैसे मूंग है, अरहर है, चना है, तो ये दलहन है और सरसों तिलहन है। तो तिलहन की एक खास विशेषता होती है कि उसकी गंध फैलती रहती है, क्योंकि वो तेल से युक्त है, इसलिए तैलीय गंध फैलती रहती है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, ये जो तीसी है वह नीले रंग की होती है, तो उसकी कली भी झांक रही है, धरती से झांक रही है। यानी कि तीसी की फसलें की गई हैं, तीसी के पौधे धरती से अब झांकने लगे हैं, धरती से ऊपर आने लगे हैं। तो कवि देखकर प्रसन्न है और कह रहा है कि देख लीजिए, अब धरती से, हरी धरती से तीसी नीली की जो कली है, जो नीले रंग की है, वो भी अब झांकने लगी है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही संखियां मटर खड़ी, रंग रंग के फूलों में रिलमिल, रंग रंग के फूलों यानी रंग बिरंगे फूलों से रिलमिल, हिलमिल जो मटर हैं उनकी संख्या भी खड़ी हो गई हैं। मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी, और इनकी पेटियों में क्या है, बीज हैं। इनकी छिमियां यानी मटर की जो छिमियां हैं वे अपनी बेल में जड़ी हुई हैं, अपनी बेल में वह लटकी हुई हैं और सुंदर दिखाई पड़ रही हैं। फिरती हैं रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, रंग बिरंगी तितलियां रंग बिरंगे फूलों पर मंडरा रही हैं।
कवि कल्पना कर रहा है कि ये जो तितलियां हैं इस तरह से मंडरा रही हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो तितलियां ना हो बल्कि फूल हो, फूल ही एक डंठल से दूसरे डंठल पर मंडरा रहे हो। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, मान लीजिए फूल ही स्वयं फूले हुए यानी खुश होकर, यहां फूले का अर्थ है खुश होकर, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, वृंत यानी डंठल, एक डंठल से दूसरे डंठल पर ये फूल ही मान लीजिए तितलियों के रूप में प्रसन्न होकर उड़ते फिर रहे हों। कवि कल्पना कर रहा है, यानी तितलियां उड़ रही हैं तो कवि को ऐसा लगता है कि तितलियां फूल के समान होती हैं, तितलियों को फूल भी माना जाता है, तो तितलियां नहीं बल्कि फूल ही स्वयं एक डंठल से दूसरे डंठल पर उड़ रहे हो। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रत तरु की डाली। अब यहाँ कवि बसंत ऋतु का वर्णन कर रहा है। बसंत ऋतु में आम के पेड़ पर बौर लग जाते हैं। यहाँ मंजरिया मतलब बौर, आम्र बौर, आम के बौर जो सुनहले होते हैं और कुछ उजले से होते हैं, तो इन्हें हम सोने चांदी की मंजरी हम मान सकते हैं। तो रजत का अर्थ होता है चांदी, स्वर्ण यानी सोना, मंजरिया यानी बौर। तो कवि कह रहे हैं कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। तरु यानी पेड़, आम के पेड़ की डाली यानी आम्र तरु की डाली सोने और चांदी की मंजरियों से, आम्र बौर से लद गई है। यानी जो आम्र बौर है, आम के जो बौर हैं वे सुनहले और सफेद से दिख रहे हैं। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि वे सोने और चांदी के आम्र बौर है, सोने चांदी की मंजरियां हैं जो आम की डाल पर लद गई हैं, यानी आम की डाल मंजरियों से लद गई है। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। और गर्मी के समय में जो बड़े पेड़ होते हैं जैसे ढाक और पीपल के पेड़, उनके पुराने पत्ते झड़ने लगते हैं। ऐसे समय को पतझड़ कहा जाता है, जब पुराने पत्ते झड़ने लगे और फिर नए कोपल उनमें आने लगे। तो यहाँ कवि कह रहा है कि ढाक और पीपल के पत्ते झड़ने लगे हैं, नए कोपल आने लगे हैं, और इस दृश्य को देखकर कोकिला यानी कोयल मतवाली हो गई है और मतवाली होकर कूक रही है। महके कटहल, कटहल महकने लगे हैं, यानी कि कटहल अब पकने से लगे हैं। मुकलित जामुन, और जामुन में जामुन अधखिले हो गए हैं, यानी जामुन अब बड़े होने लगे हैं। जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल में झरबेरी बेर है वह झूलने लगी है, यानी झरबेरी की बहुतायत हो गई है। जंगल में झरबेरियों की जो समूह है वे इस तरह से हो गए हैं कि उन्हें देख हमें ऐसा लगता है कि वे झूलने से लगे हैं। फूले आड़ू नींबू दारिम, और चारों तरफ आड़ू नींबू और दारिम यानी अनार फूलने लगे हैं। आलू गोभी बैगन मूली, आलू गोभी बैगन मूली की फसलें लहलाने लगी हैं, फसलें हो गई हैं और ये फसलें सुंदर दिखाई पड़ रही हैं। इसके बाद कवि कह रहा है पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। अमरूद के फल भी अब पकने लगे हैं और पकने के कारण उनमें लाल लाल चित्तियां यानी धब्बे पड़ने लगे हैं। जब अमरूद पक जाते हैं तब पीले हो जाते हैं, और जब अत्यधिक पक जाएं तो उनमें चित्तियां पड़ने लगती हैं, धब्बे पड़ने लगते हैं। तो अब अमरूद भली भांति पक गए हैं। पक गए सुनहरे मधुर बेर, सुनहले रंग के मधुर बेर भी पक गए हैं। आंवली से तरु की डाल जड़ी, आंवली मतलब छोटा आंवला, तो छोटे आंवले से आंवले के पेड़ की डाल जड़ गई है, यानी जड़ी हुई लगी है। यानी कि जो छोटे आंवले हैं वे डालों से इस तरह से लद गए हैं कि ऐसा लगता है कि वे वहां जड़ गए हैं, जड़े हुए हों।
लहलह पालक महमह धनिया, पालक लहलहाने लगा है और धनिया महमह यानी महकने लगी है। यहाँ हम अनुप्रास अलंकार की छटा देख सकते हैं। लौकी और सेम फली फैली, लौकी और सेम की बेल चारों तरफ फैल गई हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, और मखमल कैसे टमाटर अब लाल हो गए हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्चों की हरी थैली बड़ी सी दिखलाई पड़ रही है, यानी मिर्च की फसलें भी हो गई हैं। अब यहाँ पर कवि गंगा की सुंदरता और गंगा की रेती की सुंदरता का वर्णन कर रहा है। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, कवि कह रहा है कि गंगा की सतरंगी, सतरंगी यानी 7 रंग वाली जो रेती है, यानी गंगा के किनारे रेत है, रेत के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो वहां सतरंगी चमक पैदा हो रही है, यानी जो रेत है वे 7 रंग कैसे दिखलाई पड़ रहे हैं। तो कवि कह रहा है कि गंगा की ये जो रेती है वो सतरंगी रेती है, और उस रेती पर क्या है, सांपों के निशान पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे वहां से सांप गए हों। तो सांप के निशान क्यों हैं? क्योंकि गंगा की सतरंगी रेती पर गंगा की लहरों का आना जाना रहता है, और गंगा की लहरों के आने जाने से वहां सांप कैसे लकीर पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वहां से सांप गुजरे हों। ये सांपों के लकीर गंगा की लहरों के कारण बनते हैं। सुंदर लगती सरपत छाई, और वहां सरपत यानी घास फूस, गंगा के किनारे कई प्रकार के घास होते हैं तो उन्हें सरपत कहा जाता है। तो गंगा के किनारे सरपत सुंदर दिखाई पड़ती है। तट पर तरबूजों की खेती, और तट पर तरबूजों की खेती होती है। मैं आपको बता दूं कि तरबूज हमेशा ही रेतीली मिट्टी में होते हैं। वे कभी भी ऐसी मिट्टी जो रेतीली न हो वहां तरबूज की खेती नहीं हो पाती। इसलिए गंगा के किनारे या किसी भी नदी के किनारे जो रेत होते हैं उन रेत में ही तरबूजों और खरबूजों की खेती की जाती है। तो गंगा के रेतीले क्षेत्र में, गंगा के रेतीले किनारे पर तरबूजों की खेती होती है, और वहाँ तरबूज बड़े सुंदर दिखाई पड़ते हैं। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, और अंगुली की वहां बगुले हैं, यानी गंगा के किनारे बगुले खड़े हैं जो अपनी पैर रूपी अंगुली से अपनी कलगी को यानी अपने सिर को संवारते रहते हैं। यानी बगुले हमेशा ही अपने एक पंजे को अपने सिर पर चलाते रहते हैं। तो कवि कल्पना कर रहा है कि ये बगुले अंगुली रूपी कंघी से अपने कलगी रूपी सिर को संवार रहे हैं। तिरते जल में सुरखाब, सुरखाब एक प्रकार के पक्षी हैं जिन्हें चक्रवाक पक्षी कहा जाता है। वे गंगा के जल में तिरते यानी तैरते रहते हैं। पुलिन पर मगरौखी रहती सोई, मगरौखी भी एक प्रकार की चिड़िया है, वो छोटी चिड़िया होती है, वह गंगा के पुलिन यानी किनारे पर सोई रहती है। इस तरह से कवि पंत जी ने गंगा की सुंदरता का वर्णन किया है। हंसमुख हरियाली हिम आतप, हिम आतप यानी शीत ऋतु की धूप, आतप यानी धूप, हिम यानी शीत। तो कवि देख रहे हैं कि शीत ऋतु है और शीत ऋतु की धूप में हरियाली सुख से सो रही है, यानी चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। शीत ऋतु है तो शीत ऋतु में फैली हुई हरियाली को देखकर कवि पंत जी कल्पना कर रहे हैं कि हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, यानी इस शीत ऋतु की धूप में हंसमुख हरियाली सुख से सो रही है। हरियाली हंसमुख क्यों है? क्योंकि चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ फसलें लहला रही हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे अपने फलों से लदे हुए हैं। ऐसे में यह जो हरियाली है वह हंसमुख है, हंस रही है, और जो इस हरियाली को देख रहा है वो भी हंस रहा है, प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है। तो कभी इस हरियाली को हंसमुख मानते हैं। यहाँ पर हम मानवीकरण अलंकार को भी देख सकते हैं। हरियाली हंसमुख है, यहाँ मानवीकरण अलंकार है। सुख से अलसाए से सोए
भीगी अंधियाली में निशकी, तारक स्वप्नों में से खोए। निशी यानी रात, अंधियारी यानी अंधियाली यानी अंधियारी। यहां पर कवि कह रहे हैं कि ये जो रात की अंधियारी है, यानी अंधियारी रात है, रात का अंधेरा है, वह शीत ऋतु है, इसलिए ओस पड़े हुए हैं, तो ओस की बूंदों से ये जो अंधियारी रात है यह भीगी हुई है, और जो तारे हैं वे इस अंधियारी रात में सुख से सोए हुए हैं, स्वप्न में खोए हुए हैं, स्वप्न देख रहे हैं। तारक स्वप्नों में से खोए। शीत ऋतु की रात है, अंधियारी रात है, और जो ओस से भीगी हुई है, और तारे स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में खोए हुए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन। कवि कह रहा है कि जो गांव है यह मरकत डिब्बे के समान है, मरकत के डिब्बे के समान है। मरकत क्या है? यह एक प्रकार की रत्न है, एक प्रकार का रत्न है जिसे हम पन्ना कहते हैं। मरकत यानी पन्ना। यह हरे रंग का होता है, यानी पन्ना एक रत्न है जो हरे रंग का होता है। और गांव क्या है? गांव हरा है क्योंकि चारों तरफ हरियाली है। और ऊपर आकाश कैसा है? आकाश नीला है। तो कवि कह रहा है कि यह जो गांव है वह मरकत के डिब्बे के समान है, यानी पन्ने के डिब्बे के समान है। पन्ना का डिब्बा कैसा होगा? वो हरे रंग का होगा। इस तरह से गांव भी हरे रंग का है क्योंकि चारों तरफ हरियाली है, इसलिए गांव को कवि पंत जी पन्ने के डिब्बे के समान मानते हैं। और इस पन्ने के डिब्बे में क्या है? उसके ऊपर क्या है? जिस पर नीलम नभ आच्छादन, जिस पर नीले रंग का नभ आच्छादित है, फैला हुआ है। यानी जो गांव है वह नीलम मरकत यानी पन्ने के डिब्बे के समान है। चारों तरफ गांव में हरियाली है, गांव हरा भरा है। इस हरे भरे गांव के ऊपर नीला आकाश छाया हुआ है। इस तरह से गांव की सुंदरता अद्भुत है, मनोरम है। कवि कहते हैं निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत। निरुपम यानी जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, अत्यधिक सुंदर, अत्यधिक मनोरम। हिमांत, इस हिम में हिमांत यानी कि इस शीत ऋतु के जाते समय, यानी शीत ऋतु अब बीत रही है और बसंत ऋतु आ रही है, तो हिमांत, हिम अंत यानी शीत ऋतु के जाते समय, बसंत ऋतु के आने के समय का यह जो शांत दृश्य है, शांत वातावरण है, मनोरम, स्निग्ध यानी मनोरम, शांत वातावरण है, वह क्या कर रहा है? निज शोभा से हरता जनमन। गांव का यह शांत वातावरण अपनी शोभा से, अपनी सुंदरता से मनुष्य के मन को हर रहा है, मनुष्य के मन को प्रसन्न कर रहा है, मनुष्य के मन को आनंद प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ कवि ने गांव की सुंदरता का वर्णन किया है कि गांव कितना सुंदर होता है। हम शहर में रहते हैं, शहर जो कंक्रीट का बना हुआ है, इसे कंक्रीट का जंगल भी कहा जाता है। तो इस कंक्रीट, ईंट, सीमेंट, पत्थर से बने हुए इस शहर से दूर यदि हम किसी गांव में चले जाएं तो हमें वहां दिखने लगेगा कि सुंदरता कैसी होती है। गांव में चारों तरफ फैली हुई हरियाली, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, उनमें पड़ती हुई सूर्य की किरणें, उन सबसे हरियाली की चमक और आसमान का नीलापन, इन सबसे इतना अद्भुत दृश्य उत्पन्न हो जाता है, इतना अनुपम दृश्य उत्पन्न हो जाता है कि वह दृश्य हर व्यक्ति के मन को मोहित कर लेता है। हमने पंत जी की इस कविता की व्याख्या समझी, गांव की सुंदरता को हमने समझा। हमें ऐसा लगा जैसे हम वास्तव में किसी गांव में पहुंच गए हों।
इस कविता के माध्यम से आप कई प्रकार की फसलों के नाम को जान सकते हैं, कई प्रकार के फलों के नाम को जान सकते हैं, गांव में होने वाली फसलों, फलों और वहाँ पर किसानों के द्वारा बोई जाने वाली अन्य वस्तुओं के विषय में आप जान सकते हैं। इस तरह से कवि ने हमें गांव की सुंदरता से अवगत कराया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कविता को भली भांति समझ गए होंगे। इस कविता से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका भली भांति उत्तर दे सकते हैं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद।